नमस्कार दोस्तों। G7 में जो मीटिंग था उसमें मोदी जी ने कुछ ऐसा बोल दिया। पहले तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी, आईना दिखा दिया कि तुम दोगले हो। ये बोल दिया है G7 में जाकर। अब मोदी जी अपने जिसको बोलते हैं रूथलेस मोड में वो आ गए हैं। अब वो देखते नहीं है कि किसकी धरती पे बैठा हूं, वहां पे खालिस्तानी है नहीं है, चपेड़े मारते हैं ओपनली। अब देखिए मोदी जी ने बोला क्या। उन्होंने बोला कि अब एक तरफ तो अगर किसी ने टेररिस्ट जैसे ईरान है उसने टेररिस्ट एक्टिविटीज करी तो आपने दुनिया भर की सैंक्शंस उसके ऊपर लगा दी हैं। रशिया को लिया तो रशिया के ऊपर 20,000 से ज़्यादा आपने सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन दूसरी तरफ ओपनली जो कंट्री एक टेररिज्म को सपोर्ट करती है आप उनको अवार्ड देते हैं। अवार्ड देने के बाद आप उनके लंच भी करते हैं। तो ये जो दोगलापन है आपका ये नहीं चल सकता। अब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट G7 में जाकर बोलना और उससे पहले 60 अपने मंत्रियों को दुनिया भर में जाकर हमने एक्सपोज किया विद फोटोज कि ये देखिए उग्रवादी, और उनके मरने के बाद जिनको मारा भी हमने, घुस के मारा, उनके मरने के ऊपर जो जनाजा निकलता है, जनाजा बोल रहा हूं, जनाजे निकले जो भंगड़े डाले गए, क्योंकि भाई अब 72 होरों के पास जाएंगे, इनको तो वही चाहिए। उस पर पाकिस्तान की आर्मी और ISA वाले वहां पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। ये सारी फोटोएं हमने सारे वर्ल्ड को दिखाई हैं, G7 में भी दिखा दी। अब इसके बाद FATF ने क्या किया है, उन्होंने भी बोल दिया कि जो फंडिंग है पहलगाम के लोगों को वो हुई है पाकिस्तान से, और उन्होंने आड़े हाथों लिया है पाकिस्तान को। यानी कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे जाने की कगार पर आ गया है। G7 में हमने तमाचा लगा दिया। अब जैसे कैरम बोर्ड में करते हैं वैसे ये FATF में दोबारा जाएगा, यानी कि पैसे मिलने बंद। इसके साथ साथ हम लोग ईरान और इजराइल में जो हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ट्रंप की बातें हैं, बहुत मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। और G7 में मोदी जी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट ही नहीं दिया, और भी बहुत कुछ किया है। जो किया है वो हमारे कांग्रेस को दिखता नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि मोदी जी पीछे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे। ये कांग्रेस की मेंटालिटी है। ये सारे मुद्दे दोबारा से बात करते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम, एंड हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? जय सिया राम। देखिए, इसमें दोनों तीनों चीजें हैं। एक, अगर अमेरिका के आप कोई भी मत करिए, आतंकवादी गतिविधियां मत करिए, लेकिन अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा तो आपके ऊपर सैंक्शन भी लगेंगे, आपके ऊपर हमला भी होगा, आपके यहाँ टाइम चेंज भी होगा, आपको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब मुझे मेरा एक ही पूछना है, ऐसा क्या हुआ था जो वेनेजुएला को इतने दिन तक अमेरिका ने सैंक्शन रखा था? जस्ट इसलिए कि जब अमेरिका को सूट करेगा वेनेजुएला से ऑयल ले लेगा, सिंपल है। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को जो नहीं सूट करता सैंक्शन उस पर लगते हैं। फिर धीरे धीरे इसमें यूरोप जुड़ते गया कि यूरोप और अमेरिका, दैट मींस आई से इन शॉर्ट व्हाइट स्किन को जो सूट नहीं करता उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे, बाकी कुछ नहीं मैटर करता। अब एक तरफ आप कहते हैं आई एम फाइटिंग टेररिज्म, जो कि आप ईरान से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, जो कि आतंकवाद का मतलब दुनिया में कहीं आतंकवाद हो पाकिस्तान का नाम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, ऐसे व्यक्ति को आप व्हाइट हाउस में आने देते हैं। अरे भाई, अगर वो बिना पूछे आपसे अमेरिका आ गया था, मान लीजिए, आपको पता होना चाहिए मुनीर का पासपोर्ट पे वीजा लगाना तो आप ही का काम है ना, बिना वीजा के तो नहीं आ जाएगा। चलो आ गया, तब भी आ गया डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वगैरह पे जो भी करके, लेकिन मिलना नहीं मिलना, व्हाइट हाउस में आने देना नहीं देना तो आपके हाथ में था। आता वहां पे वेट करता चला जाता वापस, कोई जरूरी नहीं था। लेकिन आप वापस आए कनाडा से G7 की मीटिंग छोड़ करके, फिर उसको आपने मुझे को लंच पे इनवाइट किया, दैट मींस यू आर गिविंग लॉट्स ऑफ वेटेज। इसके अलावा आप देखिए, ट्रम्प की फैमिली ने जो बिटकॉइंस या मतलब क्रिप्टो है वो पाकिस्तान के साथ शुरू की। तो अगर FATF फंड करना बंद कर देगा तो ये क्रिप्टो के थ्रू फंड कर देंगे। मतलब जो ये डर्टी वर्क डिपार्टमेंट चालू है ये चालू रहेगा। आप FATF की ग्रे में डलवाएं या ब्लैक में डलवाएं, आपकी ईगो सेटिस्फाई होगी, लेकिन पाकिस्तान का काम नहीं रुकेगा। सो दैट इज द टर्न मोदी मेड कि मतलब व्हाट, फिर से वही चीज आ गई, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। इसराइल की तरह खिलाफ करोगे तो बैड टेररिज्म हो जाएगा, इंडिया के खिलाफ करोगे तो गुड टेररिज्म हो जाएगा। आई लव व्हाट यू, इस हिपोक्रेसी को सामने लेकर के आए हैं मोदी। और यस, पहले उन्होंने फॉर्म किया, उसको
आर्मी चीफ वगैरह ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शेयर किया, उसके बाद हमारे डेलीगेट्स गए, उनको हम उनसे शेयर किया, और अब मोदी जी घूम घूम के इस चीज को कर रहे हैं कि पाकिस्तान, यस इट इज अ सर्टिफाइड टेररिस्ट नेशन, एंड अगर आप उससे कोई भी रिश्ता रखते हैं, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, रुपया नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने जो तवज्जो दे दी, जो स्वागत कर लिया व्हाइट हाउस में, ठीक है, दैट इज टू मच, यू शुड हैव डन इट। तो अगर आप कह रहे हैं कि मोदी आपका दोस्त है और मुनीर को आप व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, तो बोथ थिंग्स डोंट गो टुगेदर। और मतलब एक चीज कह लीजिए, हमें मालूम ही था कि भाई अमेरिका की कंपनी थी जिसने पहलगांव के डिजिटल इमेजेस दिए, ठीक है, वहां पर अमेरिका के फुटप्रिंट्स मिले, पाकिस्तान में अमेरिकन न्यूक्लियर रखा है, आर्सेनल रखा हुआ था। तो हर जगह हमको दिख रहा है कहीं ना कहीं, फिर $400 मिलियन देने, $1 बिलियन देने की कोशिश की, ये सारी चीजें आप बैक एंड पे करते जा रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं, भारत सुलगता रहे? आपको भारत एज अ मार्केट चाहिए, लेकिन आप बुद्धिमानों को ये भी सोचना चाहिए, टेरर रिटर्न भारत फ्रेजाइल 5 में खड़ा था, एज अ मार्केट भी आपके लिए ठीक नहीं है, मिलेगा ही नहीं। हमारे पास जब पैसे नहीं होंगे, सारा पैसा हमारा टेरर नेटवर्क को क्रैक डाउन करने में और टेररिस्ट अटैक से बच करके रीग्रो करने में लगेगा। हाउ विल वी बाय योर प्रोडक्ट? तो अभी डीप स्टेट में दो खानों है, एक जो भारत को पुरानी तरह से टेरर रिटर्न रखना चाह रहा है, दूसरा जो भारत में इन्वेस्ट करके अपने मनी को सर्कुलेट करना चाह रहा है, डबल ट्रिपल करना चाह रहा है। So that's the problem. One deep part of deep state is arms dealer, other is financial manager. जो financial manager है वो पैसे लगा के भारत की तरक्की चाहता है, जो टेरर मॉन्गर है वो चाह रहा है कि भारत में आतंकवादी हमले जैसे हो रहे थे वैसे होते रहे, वीक भारत इज गुड फॉर वर्ल्ड। अब आ जाते हैं मोदी की पोजीशन पे। Why मोदी कैन से मोदी इज ऑन टॉप किंग ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज करंट पोजीशन। जिस तरीके से वो सबसे बात कर रहे थे, हिल मिल रहे थे, लोग उनके पास आ रहे थे, वो सबसे कह, अच्छा एक चीज देखिए, मोदी के आने से पहले ट्रम्प चले गए और मोदी ने मैक्रोन से क्या कहा, ट्विटर पे लड़ रहे हो, ठीक है, तो ट्विटर पे लड़ रहे हो, इस समय अमेरिका से हाँ लॉगर हेड पे हम भी है कि भाई जो जो आपने पीछे से किया है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगर उसमें जा रहे। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलते ही पहली बार क्या ट्विटर पे लड़ाई कर रहे हो? तो दिल के तार भी कहीं मिल रहे हैं। एक थोड़ा सा टॉन्ट है कि आपके देश में आग लगी है, एक थोड़ा सा अपनापन है कि भाई हमें भी लड़ना ही पड़ेगा। तो अमेरिका का ये नहीं समझ, दोनों तरफ का स्टैंड है। अब पाकिस्तान को वो मजबूर भी कर रहा है और उसके बाद पाकिस्तान को जो है क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ अमेरिका है, डुअल पॉलिसी है, जिस विंग का से काम निकालना होगा उसको, कहते हैं ना गुड वुल्फ बैड वुल्फ दोनों आपके पास हैं, जिस वुल्फ को आप स्ट्रॉन्ग चाहिए उसको फीड कर दीजिए। ये अमेरिका की मतलब फॉरेन पॉलिसी रही है, ठीक है। आग भी वही लगाते हैं, आग वही बुझाते हैं। तो जब आग लगानी होती है तो उधर पैसा डाल देते, बुझानी होती है तो उधर डाल देते। मुनीर के साथ यही हो रहा है। ईरान में ऐसा नहीं है कि एक समय, अभी इसी साल ईरान को जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने जा रहे थे कि पैसा दे दो, हमको पैसे की जरूरत है। फिर चूंकि ईरान के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट की टेक्निक आ गई है, इसलिए ईरान को हम नेस्तनाबूद भी करेंगे। तो ट्रम्प से एक चीज पूछनी चाहिए, भैया करने क्या वाले हो? न्यूक्लियर पावर करना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करना है? दोनों में से एक चुन लो, दोनों तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यही चीज पे जो है बाद में मोदी बोल रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने बताया सॉफ्ट पावर से यूज किया, अब वो जो बोल रहे हैं वो कड़ी बात है कि आप दोनों काम नहीं कर सकते। आप भारत के दोस्त बन करके मुनीर को नहीं बुला सकते, आप उसे सैंक्शन करके पाकिस्तान को, उसके बाद उसे क्रिप्टो से फंड नहीं कर सकते। और क्रिप्टो भी आपकी कंपनी घर वाली क्रिप्टो है, कोई और होती तो हम कहते हैं, आपकी अपनी घर वाली क्रिप्टो है। तो आप यहाँ समझिए, ट्रम्प इज ऑल्सो प्लेइंग डुअल गेम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसने टिम कुक जैसे लोगों को बुलाया था, कम मेक इन अमेरिका एंड दे सेड नो वी आर कंफर्टेबल इन इंडिया। तो एक तो गुस्सा मैं जो है, एक सिंपल क्वेश्चन मैं लोगों से पूछना चाहता हूं। अब क्या भारत को ट्रम्प के ऊपर विश्वास रखना चाहिए? जैसे वो डबल प्ले कर रहा है, एक तरफ तो उन्होंने बोला मुनीर को भी तुम अपने प्लेन के ऊपर बैठ कर आओ, तो मुनीर अपने प्लेन के ऊपर बैठकर पहुंच गया अमेरिका में, और वहां पर सुना है उसका वेट भी बढ़ गया है, क्योंकि उसने जैसे होता है ना भूखों की तरह उसने खाना खाया, क्योंकि
फ्री में मिल रहा था। और सुना है कि थोड़ा और भी फूल गया क्योंकि पानी भी बहुत पी लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की कमी है। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ से मोदी जी ने बोल दिया भी आप अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं दे सकते एक टेररिस्ट कंट्री को। यानी कि हमने दोनों तरफ से फंसा लिया डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने जब बोला कि भाई आप अमेरिका आ जाइए, तो मोदी जी ने बोला पीछे हट, आई एम नॉट कमिंग, तुम्हें आना पड़ेगा हमारे देश में। एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज़ एक्सेप्टेड ऑल्सो। मंजरी जी, यहाँ पे जो G7 में हुआ है, वहाँ पे एक और बड़ी अजीब सी बात हुई है। 11 सालों में अगर आप सारे G7 कंट्रीज का हाल देखेंगे, सबके अंदर 2 या 3 प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट्स चेंज हो गए। भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक ही लीडर है जो 11 साल से बैठा है। आप उसमें भी देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है बिटवीन ऑल दी G7 कंट्रीज एंड अवर कंट्री। बट आपने न्यूक्लियर की बात करी अभी कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या बनाने वाला है, तो इन्होंने उसको सैंक्शन करना शुरू कर दिया। न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी थी तो ईरान ने भी धमकी दे दी। उन्होंने एक वीडियो भेजा, वीडियो भी क्रिप्टेड है, उसके अंदर उन्होंने बोल दिया मे बी, एक वर्ड लिखा है मे बी, और वहां पर साइन दिया हुआ है न्यूक्लियर का। आपको लगता है कि ईरान ये फोकी धमकी तो हो नहीं सकती? दे आर रियली थिंकिंग, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी उन्होंने इसराइल के ऊपर डाली हैं, यू थिंक दैट कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंक सकता है वो? आपने न्यूक्लियर ठिकानों की दोनों तरफ की जो टनल ब्लॉक कर दिए, निकालेंगे कहाँ से? साफ साफ बोलिए, मे भी कह रहे हो या जो कुछ भी कह रहे हो, निकालोगे कहाँ से? और इसके बाद न्यूक्लियर जब उसमें आ जाता है, जब वहां पे मिसाइल गिरती है, मिसाइल के बाद एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, तो अंदर में जो कूलिंग होती है एटलीस्ट वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर डाउन होना होता है वो टेम्परेचर अप हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद खतरा बढ़ जाता है कि कभी भी जो है वो थ्रेशोल्ड को अगर क्रॉस किया या कोई भी चीज ट्रिगर की, तो हो सकता है एक्सप्लोजन हो जाए। तो उस टर्नी में घुसेगा कौन? और उसके बाद वॉर हेड्स को निकाल के फिर ये सब कौन करेगा? तो मे बी ठीक है। देखो, ये एक क्रिटिकल क्या कहते हैं मैनूवर है कि दौरा पड़ गया। जैसे ही पाकिस्तान और ईरान को दौरा पड़ता है, वो सीधे एटमी हथियारों की बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज में मान लो दौरा पड़ गया है, बहुत ज्यादा डर गए हैं। लेकिन जो दुनिया ने एक चीज नोट नहीं की है, वो आप हम बता देते हैं। मोदी जी जब G7 से लौटेंगे तो कहाँ से होके लौटेंगे? क्रोएशिया। क्रोएशिया कहाँ है? मेडिटेरेनियन का एक वो। अभी गए थे तो इटली के पास मेडिटेरेनियन के एक आइलैंड साइप्रस में गए थे। अभी लौट के आ रहे तो इटली तो मेलोनी अपने साथ है ना, क्या दिक्कत है ना? वो मोदी की फैन है। और क्रोएशिया आ रहे हैं तो वो उसी जगह पर एक कॉरिडोर की तरीके से आप ये मान लीजिए वो वहां पर है, और इसमें तो अभी साइप्रस और उसके बाद क्रोएशिया। तो टारगेट क्या है? आईमैक, वे टू यूरोप। ओके, तो मोदी अपने काम पे लगे, उनको मालूम है ये इनके प्रकार, अगर उनको आईमैक बनाना है तो सारी धरती अलाइन करके वो आईमैक बना लेंगे। जरा सा डिले हो रहा है ये मैं मान रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली उनका सपना पूरा होता है। तो मोदी इस समय साइप्रस होकर के वापस आएंगे, और साइप्रस सिद्ध करने के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मना किया है। वो साइप्रस को एक्सटेंड करने के लिए भी कह सकते हैं, बट ही इज डूइंग नो सच थिंग। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि मुनीर से बयां मिलना स्वीकार किया है, इसलिए मोदी ने साइप्रस के लिए अमेरिका को। अभी आपको एक चीज याद होनी चाहिए, ये थोड़े पहले भी हुआ था, जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री की पद की शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने सभी अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाया था। उसमें अफगानिस्तान से भी रिप्रेजेंटेटिव आए थे। जिस समय अफगानिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे, उस समय ओबामा जी अफगानिस्तान आए हुए थे। उस समय से दुनिया ने ये तय कर लिया था उनका अगला नेता कौन होगा, और तब से आज तक 11 साल तक दुनिया की मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, जो उनके ऊपर स्थायी उनका भरोसा है, वो बना हुआ है। और तब ओबामा ने देखा था, अब ट्रम्प देख रहे हैं। ये दोनों तरफ का गेम खेलते हैं, लेकिन हमने ये बता दिया है क्या कि सीधे साधे एक डिसीजन लो, या तो आप भारत के साथ हैं, वरना हम मान लेंगे आप भारत के विरोध में, और फिर उस हिसाब से हमारे भी फैसले होंगे। सो डिचिंग अमेरिका फॉर साइप्रस बहुत बड़ी बात है।
साइप्रस ऑल्सो, एंड सेकेंडली मंजरी जी वापसी पे क्रोएशिया। क्रोएशिया है, साइप्रस, हाँ। तो दूसरी बात एक और, मंजरी जी ये जो कहते हैं कि भाई खमेनी सुप्रीम लीडर चुप के बैठा हुआ है, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं चुन चुन के, ये सारे वो हैं प्लेन्स ईरान के जिनको चुन चुन कर ख़त्म किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। उन्होंने भी वीडियोस रिलीज़ कर दिए कि कहीं पे हेलीकॉप्टर खड़े हैं, कहीं पे फाइटर प्लेन खड़े हैं, ये सब कुछ वो वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं विद प्रूफ। ये देखिए रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो इसराइल इनको ख़त्म कर रहा है एक एक कर कर, उनके न्यूक्लियर साइट्स को, इनके जो हथियारों के जितना भी जहाँ जहाँ पे पड़े हैं उनको चुन चुन के ख़त्म किया जा रहा है। एंड टोटल स्काई इज एज इफ इट इज़ इन कंट्रोल ऑफ इसराइल एट द मोमेंट, ये दिखता है। और ईरान के अंदर भी ये अल्लाह से डरने वाले लोग, देखिए वहाँ पे लाइनें लगी हैं। रेजोनेट न्यूज़ वालों ने ये भेजी है लाइन, ये कोई 10-20 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं है दोस्तों, ये उससे भी ज़्यादा लंबी है, जो तेहरान से लोग सिटी को छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि इसराइल ने बोल दिया सिटी खाली कर दो। ऊपर से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया है जितनी जल्दी हो सकता है सिटी खाली कर दीजिए। अब मंजरी जी पूरी सिटी को तो तबाह करने से रहा ना इसराइल ना डोनाल्ड ट्रंप। आपको लगता है कि जो इनके न्यूक्लियर साइट बिल्कुल तेहरान के पास है उसके ऊपर अटैक करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ वही हो सकता है कि भाई यहाँ पर कहीं रेडिएशन ना फैल जाए। और तेहरान ने भी, यानी कि जो खमेनी है उसने भी जानबूझकर जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उसके पास जो माउंटेन्स हैं उसमें न्यूक्लियर आर्सेनल रखा हुआ है। यू थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे आर बीइंग आस्क्ड टू लीव? आई थिंक सो दैट इज द ओनली रीजन। लेकिन अभी न्यूक्लियर एटमी की बात ना करें, पिछली बार जब इसराइल ने बॉम्बार्ड किया था ईरान को, तब भी तेहरान इतना पूरी तरह तबाह हो गया था कि इन लोगों ने खुद ही ऑफिशियली सोचना शुरू कर दिया था कि हम कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, उस डैमेज के ऊपर ये एडिशनल हो गया और अभी लड़ाई रुकेगी नहीं, आगे चलेगी, तो द डैमेज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो अब कहाँ रहेंगे? फिर वही बात है, जैसे ये सीरिया के हाल हो गए, जैसे गाजा पट्टी हो गई, उसी तरह के हालात हो जाएंगे। तो वक्त रहते निकल जाओ। तो अगर आप किसी भी फैनाटिज्म में, चाहे आज या आज से 50 साल पहले, इस तरीके के लोग, खमेनी जैसे लोग चुनेंगे, तो आपका भविष्य रेगिस्तानी होगा। ये एक मैसेज दिया जा रहा है। और वाकई में धीरे धीरे जो है इनके स्ट्रैटेजी के जैसे पानी वानी के सोर्सेज है, इन सब पे अटैक होगा। और आप देखिएगा हर तरह की अटैक होने के बाद वो सिटी रहने के काबिल नहीं है। इन लोगों को भी मालूम है, हमास को ईरान ने ही तो सिखाया कि रेजिडेंशियल इलाके में स्कूल के नीचे मिसाइल छुपाओ, हॉस्पिटल के नीचे छुपाओ, टनल से कनेक्ट करो। हमास किसका प्रॉक्सी है? ईरान का प्रॉक्सी है। तो क्या ईरान के पास ये टेक नहीं होगा? ईरान के पास भी है। अब जिसको और ईरान को क्षति पहुंचानी है उसको ऐसे ही जगह पर अटैक करना पड़ेगा, मतलब रेजिडेंशियल इलाके पे। तो भागो, और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। जी मंजू जी आपने अभी बात करी कि खमेनी जैसे लोगों को अगर आप चूज करेंगे तो आपके कंट्री का यही हाल होगा। अब मैंने एक ट्वीट देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कांग्रेस की मेंटेलिटी दिखाता है कि ईरान के अंदर युद्ध हो रहा है तो इसराइल के किसी भी बंदे ने ईरान की ऑपोजिशन का कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं किया, ना इसराइल में हुआ ना ईरान में हुआ। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री है जिसकी ऑपोजिशन कंट्री के खिलाफ स्टेटमेंट देती है और पाकिस्तान अपने टीवी के ऊपर हमारी कांग्रेस जो है इसकी स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं कि देखिए भारत में कांग्रेस कितनी बढ़िया है। 28 बार उन्होंने भारत को ये दिखाया कि वीक कंट्री है, मोदी जी वीक हैं, हम तो युद्ध हार गए, हमारे प्लेन गिर गए। ये खमेनी जैसी जो है, जैसे खमेनी कमीना है वैसे ही कांग्रेस भी वही काम कर रही है और उसकी स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है पाकिस्तान में। आपने बोला कि खमेनी जैसे लोगों को यूज करोगे या उनको आप सत्ता में लेकर आओगे, आपकी कंट्री निश्चित है कि बर्बाद होगी। कांग्रेस भी तो खमेनी से कम नहीं है। बिल्कुल, समय के साथ ये चीज सामने आएगी कि जो काम उन लोगों ने किया वो यही कर रहे हैं। कश्मीर के आतंकवाद की जननी कौन है? सीधी सीधी बात है, खालिस्तान में आतंकवाद की जननी कौन है? एलटीटीई किसके अंडर में पड़ा? नक्सलवाद किसके अंडर में बड़ा हुआ? ये नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी किसके अंडर में शुरू हुई? तो लिखी हुई बातें हैं ना।
सो हिस्ट्री हैज मेड इट क्लियर कि इनकी वो गोधरा कांड में इन्हीं के लोग इन्वॉल्व हैं। आज एक टीवी चैनल पे मेरी कांग्रेसियों से बहस हो रही है, वो कह रहे हैं मोदी एक वीक प्रधानमंत्री है। तो मनमोहन सिंह स्ट्रॉन्ग थे और राहुल गांधी पीएम में रेटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप समझिए, अब ये कह रहे हैं हमने आपसे पूछा कि हम सेना पे विश्वास करते हैं, तो जब सेना कह रही है मेरे जेट्स नहीं गिरे तो तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, सेना कह रही है कोई लॉस नहीं हुआ, तो आप क्यों मान रहे हैं कि लॉस हुआ? तो ये कैसा विश्वास है कि जो सेना कह रही है आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे? आप फिर आपकी एक जिद क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। तुमने कितनी बनाई थी जब तुम सत्ता में थे? कितना इन्फॉर्म करते थे? नहीं। मनमोहन सिंह कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? नहीं। अगर अच्छा मोदी जी ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा, सीडीएस ने कह दिया, तीनों आर्मी के चीफ ने कह दिया, आपको सुनाई नहीं पड़ा? अब आपको नहीं, ज्वाइंट यहां तक कि डसॉल्ट ने बोल दिया, जो फ्रांस के जो राफेल बनाती है उन्होंने बोल दिया कि प्रोपागेंडा है पाकिस्तान की तरफ से, हमारा प्लेन कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ना गिराया गया है। ये सारे की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो पाकिस्तान से आई हैं। और कांग्रेस बोलती है देखिए पाकिस्तान ने बोला है कि हमने राफेल गिरा दिए, तो गिरा दिए। हमें प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट से, रक्षा मंत्री से, हमारी आर्म फोर्सेस की स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया तो सच्चाई वही है। इसलिए जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में से पाकिस्तान की जो बढ़ाइयाँ की जाती हैं उसको डिलीट करने की बात आई कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो प्रदर्शन कांग्रेसियों ने किया कि आप ये काम नहीं कर सकते। आप भारत की जो पुरानी जो सभ्यता है उसकी अगर बातें बोलेंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम मुगलों का जो गंदा राज था उसको सुनहरा दिखाकर वही हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हम ये चीजें डिलीट नहीं कर सकते। ये वही कांग्रेस है। आपको नहीं लगता कि इसके लोगों को अलावा अब जाके समझ आना चाहिए? लोगों को जिसको समझ में आया था शुरू से पता था। हेडगेवार जी ने ये काम बहुत अच्छी तरीके से आरएसएस बना करके बहुत पहले से किया हुआ है। वो गांधी के विरोध में ही उन्होंने आरएसएस बनाई थी और 1923 में बनाई थी। तो लोग जो समझता है ना उनको तब से पता है। लेकिन तभी वो कहते हैं ना कि ऋतु आए फल होए, तो अब ऋतु है कि हमारा राज्य आएगा। अभी उनको क्या चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से माइक लेके बैठे और दुनिया से कहें कि मैंने झूठ बोला था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने नहीं रोकवाया। क्या ऐसा संभव है? इनकी एक पागलपने के दौरे के ऊपर भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशनशिप खराब कर लिए जाएंगे। आप डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आप दुनिया को अनाउंस करो कि आपने झूठ बोला था। मतलब कांग्रेसियों को दौरे छोटे मोटे नहीं पड़ रहे हैं, जितने बड़े खमैनी और मुनीर को पड़ गए हैं उसके 10 टाइम्स पड़ रहे हैं। कि अब उनको आकर के डोनाल्ड ट्रंप से, मोदी अगर स्ट्रांग है तो वो ट्रंप से कहलवाएं कि मैंने झूठ बोला था। इस लेवल के दौरे पर रहे हैं। अब ये हमसे क्या बोल रहे थे जो टीवी पर साहब थे कि डिटेल देनी चाहिए। मैंने कहा भैया ये सारे ऑपरेशंस की सारी डिटेल कभी पब्लिक की जाती है? लेकिन इनको चाहिए कुछ ओवर्ट होता है, कुछ कोवर्ट होता है, सब कुछ इनको चाहिए, सब कुछ, ताकि ये फ्लैश करने सबसे, मतलब क्या करने जा रहे हैं 90 पहले दिन पहले पाकिस्तान को बता दो, ताकि अगर उसको पता लगे तो वो तैयारी करके रखे। इन्होंने ही डील साइन की थी ना कि पहले पाकिस्तान को बता दो कि तुम क्या करने जा रहे हो। इसीलिए जब हमें बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी थी तो प्लेन इंदौर से उड़ा था, मिड एयर रिफ्यूल करके तब उसने अटैक किया। थैंक्स टू कांग्रेस। खर्चा ज्यादा हो गया एयर स्ट्राइक का, लेकिन अभी भी उनको सारी डिटेल चाहिए ताकि वो औरों को बता सके। तो देखिए कांग्रेस को ऐसे दौरे अब और जोर से पड़ेंगे, कारण मोदी इस कार्यवाही को और तेज करने वाले हैं। उन्होंने कह दिया मुझे पीओके चाहिए, मतलब पीओके आएगा और तब बहुत ज्यादा, मतलब अब आप बिजली के झटके लेके तैयार हो जाइए, कांग्रेस ही आता जाए और लगाते जाइए। इस लेवल के पागलपने के झटके उसको पड़ने वाले हैं। ओके, लेट्स नॉट टॉक। चलिए मजरी जी, आज जो मुद्दा था वो था दो मुद्दे। एक तो मोदी जी ने आईना दिखा दिया G7 में सारी कंट्रीज को भी। एक तरफ तो आप ईरान को, रशिया को, जहां मन करता आप उनको सैंक्शन कर देते हैं, बेशक नॉर्थ कोरिया हो, कि आपका पागलपन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो कंट्री ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसे पैसा दे रहे हैं, उसे फ्री लंच के आपने इनवाइट कर दिया। ये दोगलापन नहीं चल सकता। और ऊपर से FATF से ऑलरेडी जो फाइलें हैं पाकिस्तान की वो खोल दी गई हैं। खोली इस तरह से है कि अब ये ग्रे लिस्ट में जाएगा ही जाएगा। हमने भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। और FATF वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती है कि आपकी
टेररिस्ट के साथ कैसी सांठ गांठ है, और पाकिस्तान की सांठ गांठ हमने दुनिया भर में जाकर हमने सबको दिखाई, एंड एवरीबडी हैज़ एक्सेप्टेड कि यस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल जो भारत सहन कर रहा है। तो हमने डबल अटैक करना शुरू कर दिया है। एक तो ये मुद्दा था, दूसरा ईरान और इजराइल का, कि जैसे ईरान आज धमकी दे रहा है कि मे बी हम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर लेंगे, यानी कि एक मैसेज दिया जा रहा है अमेरिका को, और डराया भी है। खमेनी ने बोला हम सरेंडर नहीं करेंगे, और भाई सरेंडर हम नहीं तुमने करना है, यानी कि सिर्फ तुम्हारे सरेंडर करने से ये युद्ध रुक जाएगा। मंजरी जी आपने बोला कि ये युद्ध लंबा चलेगा, मेरा अपना मानना है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। इजराइल अभी ठोकरा है, एक बॉम्ब गिरवाने की जरूरत है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खमेनी भी गया, न्यूक्लियर फैसिलिटी भी जाएगी, इसीलिए तेहरान को खाली करवाया जा रहा है। सुना है कि रोज के लाखों लोग अल्लाह से जो डरने वाले लोग थे वो भाग रहे हैं चूहों की तरह। जैसे सरेंडर करते हैं ये लोग, वैसे ही सरेंडर कर दिया है तेहरान के लोगों ने। उन्हें मालूम है कि अब उनकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उड़ने वाली हैं। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, यस आप कुछ बोल रही थी, क्लोजिंग कमेंट के पास तो आपका आना ही है कुछ। भाई साहब, जो ये दोनों थोड़े जिम्मेदार हैं, मतलब इनको हमें नहीं जैसे झटके नहीं आते कि न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दें और वहां पे रेडिएशन लीक हो जाए। अगर इस समय रेडिएशन लीक होगा तो खमेनी की चाहत से और खमेनी की उससे होगा। सेकेंडली, अगर खमेनी ईरान को सरेंडर करना है, अनकंडीशनल सरेंडर में एक ही तो शर्त है, खमेनी दे दो। अब खमेनी तो इतने बढ़िया, मतलब ये कहना चाहिए देशभक्त व्यक्ति नहीं है कि कहेंगे कि रहने दो, ईरान को अकेला छोड़ दो, मैं आ जाता हूँ सरेंडर करने के लिए। आसिम मुनीर भी कहेगा मैं पाकिस्तान सरेंडर नहीं कर सकता। कारण क्या है? तेरी गर्दन ही तो चाहिए। तो ये दो लोग तो कभी नहीं कह सकते कि हम सरेंडर करेंगे। इनसे सरेंडर करवाया जाएगा, लिया जाएगा, और एटमी धमकी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है ये डिटरेंस है, और इनके एटमी ठिकानों पर जल्दी से, जब तक लास्ट तक देखा जाएगा, जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा, हमला नहीं होगा। जी, मेरा अपना मानना, ये आपका तथ्य है, आपकी अपनी सोच है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका वो एक बॉम्ब जो 300 फुट नीचे जा सकता है, उन्हें मालूम है कि 300 फुट नीचे जाकर अगर पूरी की पूरी फैसिलिटी को तबाह कर दिया, बीच में खमेनी भी 72 होर्स के पास उसे पहुंचा दिया जाएगा, तो ये स्यापा परमानेंटली ईरान का ख़त्म हो जाएगा, और रेडिएशन लीक के भी चांसेस कम होंगे, क्योंकि 300 फुट नीचे है, धरती में ही फटता रहेगा जैसे पाकिस्तान का सब कुछ फट रहा है आज की डेट में, और रोज़ अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। वही काम ईरान में भी होने वाला है, जस्ट वन बॉम्ब अवे। और ये वो युद्ध एक दिन में, एक घंटे में वो रुक सकता है, वो एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में कभी भी हो सकता है। एंड तैयारियां पूरी हैं, फाइल ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर है, सिर्फ साइन करने हैं वो लंबे से। और लाइन साइन भी डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे हैं जैसे कि हार्ट बीट की वो रिक्टर स्केल के ऊपर आ रहा हो, वो वैसे ही साइन करते हैं, ऐसे जैसे हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है, और खमेनी की हार्ट बीट वैसे ही ऊपर नीचे हो रही है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर हों। अब देखते हैं कि खमेनी कितने दिन और बचता है, क्योंकि सुना है कि मेंटल जो हालत है उसकी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अल्लाह का नाम भी लिया नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि उसने आज कसम खाई है, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चाहिए और हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। और आपको मालूम है जब ये ऐसी कसम खाते हैं तो जनरली झूठ बोल रहे होते हैं। मंजरी जी थैंक यू सो मच। एंड जो सुन रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि क्या हमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए एज अ भारतीय। ये डबल प्ले करने वाले अमेरिकन्स, क्या डोनाल्ड ट्रंप उनमें से नहीं हैं या उनमें से हैं? ये जवाब ज़रूर देना। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।